मैं डॉक्टर अलका शर्मा आपका ज्ञान वैविध्य चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपको आज एक नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाएंगे। विज्ञान विषय में चौथा चैप्टर है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इसका अंक भाग 3 रखा गया है। जो हमारे तापड़िया ट्रस्ट है, उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ करवाया है, जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप घर बैठे विभिन्न विषयों को अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमारे पास में कोई बुक्स नहीं है और हम घर बैठे कोई भी प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने मोबाइल से ये जो उपयोगी सामग्रियां हैं जो प्रस्तुत की जा रही है, इनका सदुपयोग करें। तो आज हम प्रतिरक्षा और रक्त समूह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्रतिरक्षा होती क्या है? जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई रोगाणु अटैक करता है, जैसे कि आजकल एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोरोना कोविड से फैलने वाली। तो ये कोरोना क्या है? एक वायरस है। जब ये हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उस समय हमारा शरीर कोई भी प्रकार की उससे लड़ने के लिए क्षमता नहीं रख पा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे श्वसन मार्ग से होता हुआ फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, श्वसन क्रिया को बाधित कर रहा है, जिससे समय रहते यदि हमारे शरीर में कुछ कृत्रिम प्रकार की इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं तो ये रोग कारक जो है इसका प्रभाव कुछ कम किया जा सकता है। अर्थात संक्रमण की जो प्रारंभिक स्टेज है उसमें यदि व्यक्ति समय पर अपने शरीर में कुछ ऐसे इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेता है जिससे कि उसके प्रभाव को कम कर दे, तो आसानी से वो रोग मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही प्रकार के हम कि शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि शरीर के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया, सपोज कीजिए जुकाम है। जुकाम नॉर्मली हम कहते हैं 3 दिन का प्रभाव रहता है, फिर स्वतः ही ये कम हो जाता है। तो हम दवाइयों से भी दूर भागने की कोशिश करते हैं कि 3 दिन का प्रभाव है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जुकाम की स्थिति स्वतः समाप्त कैसे होगी? शरीर के अंदर वो जो रोगाणु जो जुकाम को उत्पन्न करने वाला है या विकार है, उससे लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षी कारक मौजूद होता है जो उसके ऊपर उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर उस जुकाम से पीड़ित 3 दिन के बाद में उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसी प्रकार के तंत्रों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र ये प्रतिरक्षी विज्ञान का ही एक भाग है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो क्षमताएं पाई जाती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर जैसे विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने पाया कि कई प्रकार के अंग मिलकर के उस तंत्र को निर्मित करते हैं। वैसे ही तंत्रिका तंत्र में कुछ कारक होते हैं, कुछ अंग होते हैं, कुछ शरीर के ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि इसे प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने में मददगार होते हैं। जैसे हम अंग की बात करें तो कौन कौन से अंग होंगे? जैसे लसिका पर्व है, थाइमस ग्रंथि है, यकृत है, बोन मेरो है, ये सभी अंग से जुड़े हुए भाग हैं। इसके अलावा लिक्विड के अंदर ले तो रक्त है, प्लाज्मा है, लसिका। लसिका कोशिकाएं भी होती हैं जो कि प्रतिरक्षी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भाग निभाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग या भाग होते हैं जो मिलकर के इस प्रतिरक्षी तंत्र को बनाते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई बाहरी कारक है। बाहरी कारक का मतलब कोई भी रोगाणु
शरीर में प्रविष्ट होता है या उस शरीर के ऊपर अटैक करता है, तो शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो ये मिलकर के कोई स्रावित कर रहे हैं या किसी प्रकार की रक्षा बनाने वाला एक आवरण का निर्माण कर रहे हैं, तो वो आवरण इनके द्वारा बनाया जाएगा। ये रोगाणु जब शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा तो ये अपने कार्य अपने प्रभाव को शरीर के ऊपर नहीं डाल सकेगा। कारण क्या है? क्योंकि शरीर के अंदर पहले से ही इनमें से कोई ना कोई तैयार रहेगा जो कि प्रतिरक्षा यानी एक ऐसा आवरण बना देगा जिससे कि इस रोगाणु से जो अटैक होगा उससे हमारे शरीर को बचाने का कार्य किया जाएगा। तो ये तो है कि रोगाणु का अटैक हुआ और शरीर के अंदर किस प्रकार से प्रतिरक्षा तैयार रहती है जो कि एक आवरण का कार्य कर रही है, कवच का कार्य कर रही है और इसके कार्य को निष्प्रभावित कर देती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इस प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जो प्रतिरक्षा की जाती है वो प्रतिरक्षा या शरीर के अंदर मौजूद है या बाहर से कोई प्रतिरोधक क्षमता को प्रवेश करवाया जाना है, उससे संबंधित हम लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक शब्द है प्रतिरोधक। क्या होता है प्रतिरोधक? प्रतिरोधक से अभिप्राय होता है कि शरीर में जो भी एंटीजन्स प्रविष्ट हो रहे हैं उसकी कार्य प्रणाली को निष्प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो कि प्रतिरोधक कहलाते हैं, जो उसकी जो कार्य प्रणाली है या क्रिया प्रणाली है उसको निष्प्रभावित कर देता है। ऐसे पदार्थ रोग प्रतिरोधक कारक कहलाते हैं। रोग प्रतिरोधक कारक जिनको हम प्रतिरक्षी नाम से भी जानते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज मोस्टली हमने पढ़ा है कि WBC होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कणीय और अकणीय दो प्रकार से हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। पीछे सेकंड जो लेसन था रक्त परिवहन तंत्र, उसके अंदर तो ये WBC जो है इसके अंदर जैसे लिम्फोसाइट्स है, ये 3 प्रकार से कोशिकाएं B प्रकार की होती है, T प्रकार की होती है, एक नेचुरल मार्क किलर सेल होती है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसके द्वारा बनाई जाती है। ये तीनों प्रकार की कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ये जैसे भक्षण का कार्य करती है, ये पूरी तरह से उस कोशिका को नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे शरीर के अंदर कोई एंटीजन यानी एंटीजन से अभिप्राय है प्रतिजन, रोगाणु या कोई भी कारक प्रविष्ट होता है तो ये पहचान कर लेती है, पहचान करके उसके ऊपर अटैक करती है, उसको मारने का कार्य करती है जिससे कि हमारा शरीर रोग से बच जाता है। तो इस प्रकार से ये रोग प्रतिरोधक कारक जो है वो मिलकर के हमारे शरीर के अंदर ये प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब प्रतिरक्षी जो तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे होते हैं? जैसे शरीर के अंदर अभी मैंने कहा जुकाम है, जुकाम से अभिप्राय है कि शरीर के अंदर हमने कोई ऐसी औषधि, टीका, वैक्सीन कुछ नहीं लिया है, स्वतः ही वो ठीक हो रही है, यानी शरीर के अंदर का जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो उस रोग से हमें मुक्त करवा रहा है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां होती है, सपोज कीजिए पोलियो रोग के लिए एक वैक्सीन या टीका दिया जाता है। ये टीका जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे का जन्म होता है, उसके कुछ समय बाद से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को ये पोलियो की खुराक दी जाती है। ये वैक्सीन देने का मतलब हुआ कि बाह्य प्रकार से प्रतिरक्षी को शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया है। अर्थात ये अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे शरीर में बना हुआ था, बल्कि ये कहेंगे कि बाहर से प्रविष्ट हो चुका है। अब ये बाहर से प्रविष्ट हो गया, लेकिन अपना कार्य कैसे करेगा? ये अगर कोई पोलियो का रोग कारक हमारे शरीर में प्रविष्ट होगा तो उसके विरुद्ध वो क्या करेगा? एक तंत्र को, एक ऐसे आवरण को निर्मित कर लेगा कि उसके प्रभाव को वो निष्प्रभावित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से वो जो बाह्य कारक प्रविष्ट करवाया गया है, जो उम्र भर अपने काम में आना है कि उस पोलियो से वो हमारी रक्षा करेगा। तो 2 प्रकार से हो गया, एक तो हो गया स्वाभाविक और दूसरा हो गया उपार्जित। यानी प्रतिरक्षी
जो तंत्र है उसकी वृद्धि को यदि हम ले तो दो प्रकार से होती है। एक तो होता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और एक होती है उपार्जित। स्वाभाविक से अभिप्राय शरीर के अंदर जन्मजात मौजूद होती है, जो अभी हमने एक छोटे से उदाहरण से जुकाम से हमने देखा था। तो ये प्रतिरक्षी किस प्रकार से कार्य करती है, उसमें कई कार्य विधि अपनाई जाती है। जैसे पहला हम ले भौतिक अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। भौतिक अवरोध से अभिप्राय क्या है, जैसे कि हमारे नासा छिद्र है, उसके अंदर रोग पाए जाते हैं, सीलिया जिनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे श्वसन क्रिया के साथ जो श्वसन क्रिया होती है उसमें वायु के साथ में कुछ रोगाणु जाते हैं, मिट्टी के कण जाते हैं, परागकण जाते हैं, उनको रोकने का कार्य करता है। तो ये क्या कर रहा है, एक बैरियर का कार्य कर रहा है, अवरोध का कार्य कर रहा है भौतिक प्रकार से। तो ये नासा छिद्र के अंदर जो रोम होते हैं वो भौतिक बैरियर का कार्य करेगा, भौतिक अवरोध का कार्य करेगा। ये दूसरा जैसे श्लेष्मिक भाग है। श्लेष्मिक भाग क्या करेगा कि जैसे त्वचा है, त्वचा के ऊपर वाले जो सतह होती है उस पर भी रोम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से कोई कण अंदर प्रविष्ट नहीं है उनको रोकने का कार्य करेगा। ऐसे ही ये जो श्लेष्मिक भाग है वो भी क्या करेगा, जैसे नाक के अंदर है तो वो वहीं पर उनको रोकने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भौतिक अवरोध है। दूसरी जो विधि है वो रासायनिक प्रकार से होगी, यानी रासायनिक अवरोध होंगे। रासायनिक अवरोध से क्या अभिप्राय है कि जैसे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ऐसे ही कुछ एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है इसके रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, योनि के अंदर लैक्टिक अम्ल है। ये जीवाणु, भोजन के साथ में जीवाणु जा रहा है, उस जीवाणु को वहां पर निष्क्रिय कर देता है। आमाशय के अंदर जैसे वो भोजन के साथ में पहुंचा, ऐसा रोगाणु पहुंचा तो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर जो ये लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है वो भी क्या करता है, उस जीवाणु की क्रिया को निष्प्रभावित करने का कार्य करता है। तीसरा हम देख सकते हैं जैसे पसीना निकलता है, तो पसीने जो निकलना है वो भी क्या है, एक प्रकार से उस रोगाणु अगर त्वचा के अंदर उपस्थित, त्वचा के ऊपर उपस्थित है तो उसको मारने का कार्य करेगा। आंखों में आंसू होते हैं तो उसमें भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कोई भी रोगाणु है उसको निष्प्रभावित करने का कार्य किया जाएगा। तीसरा इसके अंदर हम देखें कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध, कोशिका अवरोध कौन से, जैसे अभी हमने देखा था कि WBC है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो ये न्यूट्रोफिल होती है वो संख्या में सबसे अधिक होती है, लिम्फोसाइट्स होती है उनकी संख्या में काफी होती है। लिम्फोसाइट्स है वो उस बाहरी कारक का जो एंटीजन होता है, जो रोगाणु होता है उसकी पहचान करता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको निष्प्रभावित कर देता है। तो ये मारक प्रकार की जो भी कोशिकाएं हैं, मारक प्रकार की है या बक्षकाणु कह सकते हैं, फैगोसाइटोसिस, बक्षकाणु फैगोसाइटिक प्रकार की सेल्स होती है, ये सारी कोशिका अवरोध का कार्य करती है। इनके साथ साथ में जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर है, आंतरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम बुखार की स्थिति कहते हैं, वो भी कुछ हद तक कुछ जीवाणुओं की क्रियाओं को निष्प्रभावित करने का कार्य करती है। ऐसे सूजन है, तो ये ऐसे कारक हैं जिनके अवरोध है जिनके द्वारा प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से यानी हमारे साथ में मौजूद है, जन्मजात है। दूसरे हम लेते हैं उपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या होता है
कि हमने उपार्जित की है। उपार्जित कैसे की है? जैसे शरीर है, शरीर के अंदर कोई कारक पहुंच रहा है, एंटीजन पहुंच रहा है, और उस एंटीजन के विरुद्ध कोई भी प्रतिरक्षी वहां पर प्रभावी नहीं हो रही है या उसके प्रभाव को निष्क्रिय नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें बाहर से कोई औषधि के रूप में, कोई टीके के रूप में दवा लेनी होती है, जिस आधार पर हम उस जो बाहरी कारक है उसके प्रति अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षी तंत्र को बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये हमारा उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र है। तो उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र में ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है सक्रिय, और एक होता है निष्क्रिय। सक्रियता से अभिप्राय होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। सक्रियता से अभिप्राय है कि सक्रियता उपार्जित प्रतिरक्षी वृद्धि क्या होती है। शरीर के अंदर जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन दी तो वो 1 महीने या 1.5 महीने में बच्चे का जन्म हुआ और उसके 1 या 1.5 महीने में ये पोलियो की खुराक देती। अब वो बालक बड़ा होता है, कभी उसके शरीर पर वो पोलियो से संबंधित वायरस अटैक करता है, तो उस समय शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, एक एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी। वो एंटीबॉडी कौन सी होगी? जो इस पोलियो एंटीजन के विरुद्ध कार्य करेगी, अर्थात शरीर की कोशिकाएं उसकी पहचान कर रही है, पहचान करके उसके ऊपर अटैक करके उसके कार्य को निष्प्रभावित कर देती है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वो सक्रियता से उपार्जित प्रतिरक्षी है। दूसरा है निष्क्रिय। निष्क्रिय से अभिप्राय क्या होता है? जैसे हमें चोट लगती है, चोट लगते ही हम कहते हैं कि मिट्टी के साथ में या बाहरी वातावरण से कोई कारक हमारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट ना कर जाए, इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है कि टिटनेस हो जाएगा। टिटनेस का इंजेक्शन तुरंत लगवाना है। वो टिटनेस का इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है? वो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी है, अर्थात जब वो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाएगा उस समय वो एक जैसे कार्य क्या हो रहा है, टिटनेस रोग उत्पन्न हो रहा है, उस एक विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध वो विशिष्ट एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट करवाई जाएगी और वो उसी समय उसके कार्य प्रणाली को रोक देती है। तो इसको हम कहते हैं निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षी विधि। अब हम लेंगे कि ये एंटीजन है और एंटीबॉडी है, ये होते क्या है? अभी तक हमने देखा कि ये एंटीजन है या एंटीबॉडी है, शरीर में प्रवेश हो रही है एंटीजन और एंटीबॉडी उसके विरुद्ध कार्य कर रही है। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तार से लेंगे कि एंटीजन क्या है। सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटीजन का मतलब प्रतिजन। प्रतिजन सबसे पहले हम देखें कि ये जो एंटीजन होता है ये किससे बना हुआ होता है, यानी ये एंटीजन का जो रासायनिक संगठन है वो कैसा है। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन का मतलब कि कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि इसको बनाने में सहायक होते हैं। जैसे इसको बनाने वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन है, लिपिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, इनसे ये बने हुए होते हैं। अर्थात इसका रासायनिक संगठन यानी इसकी प्रकृति क्या है, या तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने हुए प्रोटीन से होगा या लिपिड होगी या न्यूक्लिक अम्ल, जो ये
एंटीजन का निर्माण करते हैं। दूसरा इसका हम देखते हैं कि इसका अणुभार क्या होता है। अणुभार का मतलब जैसे वजन करते हैं वैसे ही इसका आणविक भार देखते हैं, वो होता है 6000 डाल्टन। 6000 डाल्टन, ये डाल्टन इसकी इकाई यूनिट है। ये डाल्टन से ऊपर इसका अणुभार माना जाता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो एंटीजन होती है ये किस प्रकार से अपनी क्रिया को शरीर के ऊपर प्रभावित करती है, अपने शरीर को प्रभावित करती है, यानी अपने शरीर पर प्रभाव को डालती है। इसके लिए एक छोटी सी विधि को मैं बताती हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी एंटीजन है, एंटीजन ये शरीर पर अटैक कर रहा है, शरीर पर अटैक कर रहा है, शरीर के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से एक प्रतिरक्षा, शरीर के अंदर से एक प्रतिरक्षा इसकी विरुद्ध तैयार रहेगी। ये जैसे शरीर में जिस भाग पर अटैक कर रहा है ये प्रतिरक्षा उसके भाग पर, उसके पास में आकर के उसकी कार्य प्रणाली को निष्प्रभावित करती है। जहां पर ये प्रतिरक्षा से जुड़ती है वो भाग इसका निर्धारक कहलाता है, प्रतिजन निर्धारक। अर्थात प्रतिरक्षा से ये जुड़ने वाला वो स्थल होता है जहां पर ये अटैक करने के बाद में प्रतिरक्षा से जुड़ जाता है, ये इसका प्रतिजन निर्धारक भाग कहलाता है। इसके साथ में ही इसके अंदर जैसे ये निर्धारक हो गया, इसने अटैक कर दिया, यहाँ पर एक कोशिका माध्यित, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बनती है, और जैसे ये प्रतिरक्षा बन जाती है तो ये एंटीजन को वहां से हटाने का कार्य करती है। ये एक कुछ एक चरण है, उनके अंतर्गत हम इनको देखेंगे जो कि नेक्स्ट अपनी क्लास में देखते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।